जोधपुर के दूसरे दिन मैंने चुना है यहाँ के बेहद ही फेमस, जिसको आप बिल्कुल नहीं मिस कर सकते, मेहरानगढ़ फोर्ट को। सबसे खास बात और इम्पोर्टेंट बात यह कि मैंने ऑटो को डिच किया है, यानी कि मैंने ऑटो की सवारी नहीं की है और सोचा कि हम क्यों ना पैदल चल के एक्सप्लोर करें। तो पूरे बाजारों के रास्ते से हम होकर गुजरेंगे, पतली पतली संकरी गलियों से होकर गुजरेंगे, ठीक वैसे ही जैसे चांदनी चौक में हम गुजरते हैं या फिर बनारस की गलियां हमने देखी हैं। तो देर किस बात की, चलिए मेरे साथ। मैंने मेहरानगढ़ किले को देखने के लिए ऑटो किया क्योंकि मुझे पीछे वाले गेट से दाखिल होना था। मैं पुराने जोधपुर को करीब से देखना चाहती थी। उन गलियों में बंद पड़े पुराने घर थे। मुझे नीली गलियों की तलाश थी जो हमने अक्सर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखी थी। दरअसल वो एक साथ नहीं थी। मुझे उन गलियों को काफी ढूंढना पड़ा। संकरे रास्तों से गुजरते हुए चौड़ी गलियों से मेल हो जाता। घूमते घुमाते मैं पंचमुखी बालाजी मंदिर जा पहुंची। मंदिर बंद था, लेकिन इस मंदिर के आसपास ही नीली गलियों से मुलाकात हो गई। यहाँ से बाहर निकले तो जोधपुर की होलसेल मार्केट थी और वहीं से था सीधा रास्ता मेहरानगढ़ फोर्ट का। किले में ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक के साथ शूट करने की परमिशन नहीं है, इसलिए पहले ही बैग में संभाल ले। पिछले गेट से एंट्री करने के बाद लगा कि जैसे यहाँ लोग बहुत कम आते हैं। किले में साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा गया है। यहाँ पर एक ट्रस्ट है जो किले का रखरखाव करता है। किले के मुख्य हिस्से तक पहुँचने से पहले कई दरवाजे आते हैं। किले की घेराबंदी इन मजबूत दीवारों से की गई है। सूरज की रोशनी से किले का ऊपरी हिस्सा जगमग कर रहा था और इस बीच मुझे चलते चलते एक बेहद खूबसूरत व्यू पॉइंट मिला, जहां पर ना तो लोग थे और वो बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव व्यू पॉइंट की तरह था। मेहरानगढ़ के किले में स्वागत है आपका। किले के कई दरवाजे पार करने के बाद मैंने म्यूजियम का टिकट लिया। आप अलग से टिकट लेकर लिफ्ट से भी जा सकते हैं और पैदल भी। किले में म्यूजियम ही खास आकर्षण है। टिकट लेने के बाद मैं म्यूजियम के पहले हिस्से पहुंची। रुडयार्ड किपलिंग ने इसे वर्क ऑफ जाइंट्स कहा था। इसे सिटाडेल ऑफ द सन भी कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में जब राव जोधा ने जोधपुर को बनाया अपनी राजधानी, तो मेहरानगढ़ बना इसकी शान। नक्काशी से सजी खिड़कियां हर तरफ से झांक रही थी।
ये म्यूजियम पहले महल था। अब मैं वहां से गुजरते हुए म्यूजियम के अंदर पहुंची। इसे महाडोल कहा जाता है, पालकी है ये। एंटीक गोल्ड कलर वाली पालकी अलग थी, इसमें शीशे भी लगे हुए थे। इसी के दूसरे हिस्से में राजघराने की पारंपरिक पोशाक की नुमाइश थी, तो एक हिस्से में हथियारों की प्रदर्शनी। दिलचस्प था उस हिस्से को देखना जिसमें मारवाड़ के सिक्के, दूसरी रियासतों और मुगलिया सोने चांदी तांबे के सिक्कों को प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद मैं ऊपरी मंजिल पहुंची। शीश महल अमूमन हर महल में एक खास जगह रखता था। मेरे सामने मेहरानगढ़ का शीश महल था। मेहरानगढ़ का एक अहम हिस्सा है शीश महल, जिसे अजीत सिंह ने बनवाया था 17वीं शताब्दी में। कहते हैं ये उनका बेड चैम्बर हुआ करता था। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ हिस्से बेहद आकर्षक थे, जैसे कि फूल महल। इसे देखना मत भूलिएगा। ये है बेहद ही खास जगह फूल महल। इसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसकी खास बात है, आप छत पे देख रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं छत पर दिखाऊं कि जो छत पर है उसे सोने के जो पानी का काम किया गया है। इसमें फूल पत्तियां बनी हुई हैं, राज परिवार के चित्र जो है इसमें उकेरे किए गए हैं, लेकिन सोने के पानी से। ये जो है फूल महल बेहद ही जो है खूबसूरत है, बहुत ही रंगीन है और बहुत ही एस्थेटिक है। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त में किया गया ये काम कितना मनमोहक है और बिल्कुल ही एक रॉयल फीलिंग दे रहा है। बच्चों के पालनों की एक पूरी कलेक्शन ऊपरी हिस्से में प्रदर्शित है। बीते दौर और बदलती रियासतों के साथ इन पालनों का आकार भी बदला। लकड़ी से लेकर ब्रास के पालने भी नजर आए। म्यूजियम के अंदर मुझे कई ऐसी लोकेशंस मिली जहां से जोधपुर शहर का नजारा दिखाई दे रहा था। म्यूजियम की बाहरी दीवारें रंग रोगन की मांग कर रही थी और इसी के साथ एक बार फिर मैं म्यूजियम के आंगन में आ गई, जहां पर मैंने देखा साफा बांध के दिखाया जा रहा था। मैंने भी सीखना चाहा, जिसके लिए मैंने 100 रुपए दिए। नॉर्थ इंडिया में हम इसे पगड़ी कहते हैं। इसे विवाह समारोह में भी पहनी जाती है, खास ओकेजन्स होते हैं उस पर भी पहनी जाती है। लेकिन राजस्थान में जब इसकी बात आती है तो ये कहलाई जाती है साफा। साफा की क्या कहानी है वो हमें रतन सिंह जी बताएंगे। जी रतन सिंह जी, ये कितनी लंबी होती है और कितना क्या फर्क है इसका हमारे? 9 मीटर लंबा होता है। और वैसे यूजुअली कितना लंबा होता है? रबली तो हम लोग कॉटन के हैं जो 9 मीटर यूज में लेते हैं। बाकी जैसे हमारे अदर कास्ट में लोग होते हैं
वो लोग 13 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर के संबंधी होता है। तो अलग अलग मीटर अलग अलग होता है और अलग अलग कास्ट का होता है। जी। जैसे वॉरियर है हाँ, जिसमें 5 कलर वाला है, जो लहरिया भी कह सकते हैं, और हमारा मारवाड़ी जैसे टाई और डाई में बनता है। तो हम हर प्रकार के बंदेज के बने होते थे, अलग अलग कलर होते हैं, जिसमें 5 कलर है, सिंगल 2 कलर वाला है, 1 कलर वाला है। हर मैरिज के समय में अलग कलर का पहन के लोग जाते हैं। इसको एक मल्टीपर्पज में काम लेता था। जी। रीजन ये था कि ये पहनने के बाद कहीं भी आप अटैक के लिए जा रहे हैं तो कोई हेल्प के लिए चाहिए, तो इससे डेजर्ट में चले गए, वहाँ पे आपको पानी नहीं मिल रहा है, आपके पास कुछ निकालने के लिए है, तो बेल के अंदर, कुएं के अंदर से आप पानी इसको अंदर डाल के निकाल के पानी की पीने की समस्या मिटा सकते हैं। डेजर्ट में आप कहीं भी जा रहे हैं और ट्रैवल करके हॉर्स के ऊपर या कैमल के ऊपर थक जाते, तो इसको नॉर्मली पिल्लो के रूप में लेके शोल्डर पे लगा के सो सकते थे, रेस्ट के लिए काम आता था। जी। और ज़्यादातर ही हमारे लोग कैमल सफारी या फिर हॉर्स सफारी करने के लिए जाते हैं ना, जब इसको टेल वाला बांधते हैं, जब मैरिज के समय में काम आता, तो लोग इसको कि ज्यादातर डस्ट से बचने के लिए अपने मुंह पे कपड़े की तरह इसको बांध के चलते थे साथ में। तो इसे मल्टीपर्पज तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। तो अब आप बांध के दिखाएंगे? आपको दिखा रहा हूँ, वो हमारी एक मारवाड़ी नॉर्मली टर्बन है जो हम रेगुलरली पहनते हैं, जो राउंड वाला है। अच्छा। और हमारे यहाँ हर प्रकार के अलग अलग टाइप बनते हैं। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ अब आपको पूरा, कि पूरी जो है खोली गई है। इसे मारवाड़ी टर्बन है, जोधपुरी बांधा जाता है, वो तो टेल वाला होता है जो मैरिज के समय होता है। नॉर्मली हम घरेलू करते हैं। तो ये नॉर्मल जो घरेलू पगड़ी है, मतलब घरेलू साफा, घर पे जो नॉर्मल दिनों में पहना जाता है, वो तरीका बताया जा रहा है। शादी समारोह में उसका तरीका अलग होता है। जैसे हर बार बांधने के आपको पुश करना पड़ेगा, हल्का टर्न करना पड़ेगा जी, ताकि इसकी क्वालिटी बनती रहती है। हर कलर दिखेंगे आपको, महसूस होगा कौन से कलर कहाँ पे हैं। और ये लहरिया काम वैसे शुरू कैसे हुआ, कुछ अंदाजा? हमारे यहाँ के जो होता है ना, जो मुगल, वो लोग इसका टाई डाई का काम करता है। तो वैसे तो कॉटन का व्हाइट कपड़ा होता है, उसमें कलर डाल के उसको लहरिया कलर बनवाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ की बंदेज नहीं होती, बंदेज होती है। हाँ, बंदेज नहीं, जिसको टाई डाई से बांधते तो राई से बांधा जाता है। राई से? बारीक से बारीक, जितनी बारीक होती उसका प्राइस अलग होता है, नॉर्मली का अलग होता है, क्योंकि जिसमें मेहनत ज्यादा होती है वो राई से बांधा जाता है, उसको बहुत बारीक से बांधा जाता है। देखिए, ये राजस्थान के ना रंग हैं, और इन्हीं रंगों में जब तक आप डूबते नहीं हैं तब तक आप निखरते नहीं हैं। तो हम बिल्कुल राजस्थान के रंगों में डूब चुके हैं, जोधपुर के रंगों में डूब चुके हैं, और इन जोधपुर के रंगों में अभी हमें और रंगों की भी तलाश करनी है। ये साफा बस बंधकर अब तैयार होने वाला है। देखिए कितना खूबसूरत लहरिया प्रिंट लग रहा है। हर एक जो है कला होती है, साड़ी बांधने की कला, पीछे इस तरीके से लॉक करते हैं। हाँ, ये देखिए इस तरीके से लॉक करके ये तैयार हो गई। तो ये तैयार हो गई, तो हम भी पहन के देख सकते हैं। ओह, मेरे को भी बिल्कुल फिट हो गई है, एंड आई होप इट इज लुकिंग गुड। अम्मा घड़ी। म्यूजियम से बाहर निकलने से पहले ही एक मंदिर भी है, और साथ ही में कई जोधपुरी सामान की दुकानें, जैसे कि बांधनी दुपट्टे, जोधपुरी जुत्ती, कैमल बोन से बनी ज्वेलरी और सजावट का सामान, और भी बहुत कुछ। बाजार और यहाँ के रेट में फर्क था। मैंने बाजार से ही खरीदारी करना मुनासिब समझा और निकल पड़ी किले के दूसरे हिस्से को देखने। ये रास्ता हरा भरा पेड़ों से घिरा और बेहद साफ सुथरा था। मेहरानगढ़ में मेन है म्यूजियम, और म्यूजियम के बाद है चामुंडा माता का मंदिर, जो कि कुल देवी कही जाती हैं।
लेकिन उसके रास्ते में आपको यहाँ पर दिखाई देंगी बहुत सारी कैनन्स, बहुत सारी तोपें, लेकिन रास्ते बंद कर रखे हैं, हम इनके नज़दीक नहीं जा सकते हैं और बिल्कुल शहर की तरफ जो है इनका मुंह है और कई सारी हैं। एक साथ पहली बार मैंने किसी किले में इतनी सारी तोपें रखी हुई देखी हैं। वैसे दूर से मुझे जो है उम्मेद पैलेस भी दिखाई दे रहा है, नीचे पूरा शहर है। मैं ये कहूँ कि यहाँ से सिर्फ नीला नज़र आ रहा है तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सफ़ेद नीले हर तरह के कलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन पूरे शहर का नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो एक बार आप आ सकते हैं, अच्छी जगह है, ऊपर थोड़ी सी धूप है बट इट इज़ वर्थ विजिटिंग। चलिए माता के दर्शन करने। एक दूसरा रास्ता यहाँ की इष्ट चामुंडा माता के मंदिर की तरफ जाता है, जहाँ पर कई लोग दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में शूटिंग की इजाजत नहीं है। और मेहरानगढ़ के सफ़र के आखिर में मैं पहुंची चामुंडा माता के दर्शन करने के लिए, जो कि इष्ट देवी है यहाँ की। और कहते हैं कि ये मंदिर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। अंदर हमें शूट करने की इजाज़त नहीं थी, जो कि अमूमन हर एक मंदिर में होता है। अंदर एक अखंड ज्योत जल रही है, जो कि तभी से है जब से इस मंदिर की स्थापना हुई थी, जब से यहाँ पर माँ की प्रतिमा स्थापित की गई थी। बेहद खूबसूरत मंदिर है, बहुत शांति मिलेगी आपको यहाँ पर आकर। यहाँ नीचे एक छोटा सा तालाब है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो कुल मिला के ये कहें कि जो पूरा सफ़र था हमारा मेहरानगढ़ का, वो एक थकावट ज़रूर थी, लेकिन यहाँ पर इन सीढ़ियों पर मंदिर के आगे जो ये सीढ़ियाँ, इन पर बैठकर वो थकावट कहीं ना कहीं कम होती दिखाई पड़ रही है। फिर मिलेंगे हम एक नए सफ़र पर। आप हमारे साथ चलते रहिए ट्रैवल विद अंकिता में। मंदिर दर्शन के बाद मैंने सीधा बाहर का रुख किया, पर इतना आसान कहाँ था जाना। राजस्थान का लोक संगीत ताल से ताल मिलाने की राह देख रहा था। फिर क्या था, मेरे कदम कहाँ रुकने वाले थे।